नमस्कार प्यारे बच्चों। कल के डेट में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण या कुछ व्यवधान आने के कारण बीच में ही क्लास रोक देना पड़ा था। जहाँ से क्लास रुका था वहीं से हम आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने क्लास किया था काल निर्धारण तक। काल निर्धारण तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण का कार्य किया 1931 में। ये सबसे पहले 1931 ईस्वी में ये कोशिश की है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित काल निर्धारण कैसे किया जाए, और इन्होंने बताया कि 3250 से 2750 के बीच में। इन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए मार्टिमर व्हीलर ने भी काल निर्धारण की कोशिश करी, और भी कई विद्वान हैं, अर्नेस्ट मैके हुए, वो भी कोशिश करते हैं कि बताया जाए कि इनका काल निर्धारण क्या रहा। इस तरह के रहे, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है C14 का माना जाता है, कार्बन रेटिंग का माना जाता है। इसके माध्यम से जो निर्धारित किया गया है वो है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। यही माना जाता है सबसे सर्वमान्य है, जो कार्बन रेटिंग के हिसाब से चलता है। और इसमें जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि कार्बन रेटिंग ये होता है कि कितना कार्बन किसी जीव के अंदर है, उसी के हिसाब से करते हैं। उसके बारे में फिर कभी चर्चा की जाएगी। हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और आज हम स्टार्ट करते हैं। उसकी हेडिंग जब आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स की, उसमें हेडिंग आती है आरंभ। आरंभ, आरंभ ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो ये समझाने की कोशिश करता है कि एनसीईआरटी में जो बुक्स है वो ये समझा रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति के पहले कोई तो ऐसी संस्कृति रही होगी जिसके माध्यम से, जिसकी परिपक्व अवस्था हड़प्पा, विकसित हड़प्पा है। माना जाता है कि उसके पहले ताम्र पाषाण युगीन रहा होगा। इसके पहले हम थोड़ा बहुत चर्चा किए थे इसके बारे में, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं थी। जैसे विशेषताएं थी कि उनका एक अपना विशिष्ट मृदभांड था, विशिष्ट मृदभांड शैली, विशिष्ट मृदभांड शैली। ठीक, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, खासकर सुराही वगैरह जो होता है उसी को मृदभांड कहा गया। एक विशेष प्रकार का रहता था। और जो भी उसके पहले संस्कृति थी, ये तो मान लीजिए कि उस समय नगरी नहीं रहा करता था, उस समय ग्रामीण रहा होगा, कहीं कहीं बस्तियां मिल जाती थी, उनमें ये विशेषताएं थी। और कुछ इनमें कृषि के जो साक्ष्य थे, कृषि, इनके पशुपालन और शिल्पकारी, इन लोगों में एक रूपता मिलती थी, एक रूपता, विशेष रूप के रहते थे, और सब में समरूपता रहती थी, एक रूपता रहती थी। इस हिसाब से इसको देखा गया। और इसमें यह भी कह सकते हैं कि जो विकसित हड़प्पा है ये थोड़ा व्यापक पैमाने पर था, इसका क्षेत्रफल भी बड़ा था, और वो जो है थोड़े से छोटे पैमाने पे है। ठीक, अब अगले पर आते हैं जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह। इस हेडिंग के तहत हम ये पढ़ेंगे कि वो भोजन सामग्री कहां से इकट्ठा करते थे, कैसे इकट्ठा करते थे। जीवन जीने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए ये भोजन सामग्री कहां से इकट्ठा करते थे, भोजन सामग्री, इसी पर चर्चा की गई है इस हेडिंग के अंतर्गत। अब ये बताने की कोशिश की कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार की वनस्पतियों का सेवन करते थे, जैसे आज हम लोग करते हैं। उनके समय में भी मांसाहार का प्रचलन रहा होगा, जैसे आज लोग करते हैं। और उस मांसाहार के तहत ये मछलियों का भी सेवन करते थे, मछली का भी ये सेवन करते थे। ये नदी तट पर भी रहते थे, समंदर के तट पर भी रहते थे।
और ये जलीय जंतुओं से भी परिचित थे कि उन्हें आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें अनाजों के बारे में, ये कैसे पता करें कि अनाज ये लोग खाते थे? तो जो पूरा वनस्पतिज्ञ होते हैं, ऐसे लोग जो पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे जो पुराने वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद। ठीक, इसी तरह से होते हैं पुरानी वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले पुरा वनस्पतिज्ञ, पुरा वनस्पतिज्ञ या पुरा वनस्पति शास्त्री, ये होते हैं। जले हुए अनाजों का जो उनको मिला उसका ये संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये आहार मिलाते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जले हुए अनाज ये कैसे पता चला कि ये इसको खाते थे? तो थर्मोल्यूमिनिसेंस एक होता है, थर्मोन्यूमिनिसेंस एक तरीका होता है जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि अगर कोई जली हुई वस्तु मिली हुई है तो वो कितनी पुरानी है। अब इसके बारे में चर्चा अगर करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा मोटी मोटा हम बताएं। जैसे आपने पढ़ा था C14 जो होता है ये जीवाश्मों के बारे में बताता है, जीवाश्मों के बारे में, क्योंकि सभी जीवधारियों के अंदर कार्बन के तत्व पाए जाते हैं और इसी कार्बन के माध्यम से ये जानने की कोशिश किया जाता है कि ये जीवाश्म कितना पुराना है, अर्थात जीव का जो अस्थि अवशेष मिला हुआ वो कितना पुराना है। इसी तरह से एक होता है यूरेनियम डेटिंग, आपको ये अतिरिक्त बता रहे हैं, इसको याद रख लीजिएगा। यूरेनियम डेटिंग, ये मुझे याद आ गया तो हम बता दे रहे हैं, आपको भी याद हो जाएगा। ये चट्टानों की आयु बताता है, चट्टानों की आयु अर्थात पृथ्वी की आयु क्या है। इसके माध्यम से हम ये जानकारी लेते हैं कि पृथ्वी की आयु क्या रही होगी। ठीक है, और इससे हम जानकारी लेते हैं कि जीवाश्म की आयु क्या रहेगी। इसी तरह थर्मोन्यूमिनिसेंस से जले हुए वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेते हैं। उसमें होता क्या है, यह माना जाता है कि सभी वनस्पतियों के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, जब उसको जलाया जाता है तो वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है। फिर उसके जो अवशेष होते हैं जब वो उसकी आग ठंडी हो जाती है फिर अवशेष इलेक्ट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। तो उन्हीं वस्तुओं को फिर से जला करके देखते हैं कि उनके जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जा रहा है उसकी संख्या कितनी है। उसी तरीके के माध्यम से ये है। अब इस पर अगर विस्तृत चर्चा करें तो 2-3 क्लास लग जाएगा और इसका कोई विशेष औचित्य नहीं है। सिर्फ इतना ही जाने कि इसी प्रक्रिया के माध्यम से ये पता चलता है कि जला हुआ अनाज या जली हुई वनस्पति की उम्र क्या है। ठीक है, आप इन तीनों चीजों को याद रखें, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग और थर्मोन्यूमिनिसेंस, ये किस किस रूपों में प्रयोग किया जाता है ये बाद में पूछा जा सकता है। ठीक, अब उसके बाद हम देखेंगे कि ये किन किन अनाजों का प्रयोग करते रहे होंगे, किन किन अनाजों का ये प्रयोग करते रहे होंगे। तो मुख्य रूप में गेहूं का, जौ का, दालों का, सरसों का, चावल का, रागी का ये प्रयोग करते थे। इसी तरह से टोटल ये 9 अनाजों से परिचित थे, 9 अनाजों से परिचित थे। चावल के अवशेष काफी कम प्राप्त हुए, बहुत गिने चुने जगहों पे। जैसे चावल का जो अवशेष है वो लोथल से प्राप्त होता है, लोथल मतलब गुजरात। ठीक, इसी तरह भूसी मिली हुई है धान
खान की भूसी, ये रंगपुर से है। रंगपुर ये भी गुजरात में है, ये दोनों गुजरात में है, ये दोनों गुजरात में है। आईएएस में एक प्रश्न आया था कि हड़प्पा के जो स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्या यह सत्य है? हाँ, ये सत्य है। अधिकांश वर्तमान में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जो सिंध, पंजाब और राजस्थान का इलाका देखेंगे, कभी रहा होगा प्रगाढ़। और अगर उस समय भी यही स्थिति रही हो तो सिंचाई कैसे होती रही होगी? ठीक है, अभी हम इन अनाजों को देखें, हो सकता है कि गुजरात वाले साइड में थोड़ा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती रही हो, इसलिए चावल की खेती वहां करते थे, लेकिन वहां पे इन सब चीजों की खेती करते थे और वहां चावल के अवशेष थोड़े कम प्राप्त हुए हैं, नहीं मिला हुआ है। हाँ, हड़प्पा वासी एक और प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास का प्रयोग हड़प्पा वासी ही किए हुए हैं, कपास का प्रयोग, क्योंकि कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा वासियों के द्वारा ही की गई है, ये याद रखें। और कहां से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जो पाषाण काल से लेकर के और हड़प्पा काल तक का साक्ष्य उपलब्ध करवाता है। ठीक है, मेहरगढ़ से। इसी को यूनानियों ने इंडस कहा हुआ है, सिंडन, और सिंडन के बाद ये हो जाएगा सिंडन, और सिंडन से ही ये बना हुआ था इंडस तो सिंधु नदी को कहते हैं। इसको सिंडन कहते थे, सिंडन। यूनानियों के द्वारा इसको सिंडन कहा गया है, और इससे ये सूती वस्त्र बनाने का काम करते थे कपास से। आगे हम अगर देखें, जैसे ये पता चला कि ये अर्ध शुष्क क्षेत्र में रहते थे, तो खेती करने के लिए वो करते क्या रहे? सिंचाई का प्रयोग। सिंचाई कैसे करते थे? नहरों से। फिर और कौन सा साधन रहा होगा? तालाबों से। तालाबों अर्थात जलाशय, ठीक। फिर कुआं, इन चीजों से भी ये सिंचाई कार्य करते रहे होंगे। लेकिन नहरों का साक्ष्य सिर्फ एक जगह मिला हुआ है, और वो भी अफगानिस्तान में है, वो है सोर्तुगई। ये अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान से नहर का साक्ष्य मिलता है, लेकिन सिंध और पंजाब वाले क्षेत्र में नहीं मिलता। तो लोग ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि नहरों से सिंचाई सिंध और पंजाब में भी होता रहा हो, लेकिन वक्त के साथ नहरें मिट्टी से या गाद से भर गई, इसीलिए हम वर्तमान में उसको नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज, तालाबों का। तालाब आप धौलावीरा से प्राप्त करते हैं जल संचय के बारे में। धौलावीरा, वहां पे आपको इस तरह के साक्ष्य मिलते हैं जलाशयों के। जलाशय का साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो में भी मिलता है, लेकिन वह चारों ओर से घिरा हुआ है और उसको ग्रेट बाथ कहते हैं। ग्रेट बाथ, अभी हम लोग जब मोहनजोदड़ो को पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या करेंगे। ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जलाशय का भी प्रयोग सिंचाई में करते रहे होंगे। कुओं के बारे में अगर आप देखें तो ये ज्यादातर घरों में मिलता था और बाहर भी मिलता था, कुओं के बारे में। तो कृषि करने के लिए इन्हीं तीन माध्यमों से सिंचाई करते रहे होंगे, जो मानव निर्मित रहा होगा। ठीक, और मुख्य रूप में आज भी हम
वर्षा पे निर्भर हैं और तब भी वर्षा पर ही निर्भर रहे होंगे। ऐसा अनुमान पूरा तत्वविदों के द्वारा लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। कृषि के ही संबंध में अगर हम देखें तो सिंचाई की बात हो गई, अनाज की बात हो गई। अब हम ये देखें कि क्या ये खेती करते भी थे या नहीं करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो सिंधु घाटी में नदियां थी, चाहे वो सिंधु नदी रही हो या फिर उसकी सहायक नदियां रही हो या फिर अन्यत्र जहां पे सैंधव संस्कृति से संबंधित स्थल प्राप्त हुए हैं, उनमें जो नदियां प्राप्त हुई, वहां से जो नदियां प्राप्त हुई है, उनके द्वारा जो बाढ़ के माध्यम से गाद लाई जाती थी वो उस जगह की मिट्टी को उपजाऊ बना देती थी। और बाढ़ के हटने के बाद हो सकता है कि ये लोग वैसे फेंक देते रहे हो वहां पे अनाज को और बाद में फिर उसको काट लेते रहे हो। लेकिन राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा, राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा। कालीबंगा ये राजस्थान में है, वर्तमान हनुमानगढ़ में। कहीं कहीं किताबों में गंगानगर मिलता है, ठीक है। यहां से हल रेखा, जिसको कूड़ कहीं कहीं कहते हैं, कूड़ कूड़ अर्थात हल रेखा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, हल रेखा के। और यह भी जो हल रेखा का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है वो विकसित हड़प्पा के समय का नहीं है, बल्कि प्राक हड़प्पा अर्थात हड़प्पा के पहले के समय का है। और जिस तरह की रेखाएं प्राप्त होती है वो समकोण पे एक दूसरे को काटती हैं, यूं यूं करके, यूं यूं करके, ऐसे। और इसमें से एक रेखा दूर दूर पे है और एक रेखा नजदीक नजदीक पे है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि जो दूर दूर हल रेखा है उसमें सरसों की बुआई होती रही होगी, ठीक। और जो नजदीक नजदीक रेखाएं हैं उसमें चना बोया जाता रहा होगा। आज भी अगर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उन्हें पता होगा कि चने के साथ साथ कहीं मसूर की खेती, कहीं सरसों की खेती, कुछ लोग तो सरसों के नीचे मटर भी बो देते हैं क्योंकि सरसों ऊपर चला जाता है बड़ा होकर के, लेकिन मटर, चना, मसूर ये सब नीचे रहते हैं। तो इस आधार पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हड़प्पावासी एक साथ दो फसलों को उगाने के तरीके से परिचित थे। भाई एक ही खेत में जुताई बुआई करके एक साथ दो फसल पैदा कर लेते थे। इसका मतलब उनकी तकनीकी थोड़ी बहुत तो अच्छी थी। ये हमने देखा कि वो खेती करते थे, या तो वो ऐसे ही बाढ़ के द्वारा जो उर्वरा जमीन बनाई गई थी उस पर फेंक देते रहे होंगे, या फिर जुताई करके। अब हम देखते हैं कि जुताई कैसे करते रहे होंगे। दो जगहों से, भारत में दो जगहों से, एक है बनवाली जो हरियाणा में है, और तत्काल भारत और वर्तमान पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और चोलिस्तान सुन करके चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जैसे हम लोगों की तरफ रेगिस्तान है, उनकी तरफ का रेगिस्तान चोलिस्तान कहा जाता है। उस चोलिस्तान से भी मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त होता है, खिलौना। अगर वो अपने बच्चों के लिए मिट्टी के हल का खिलौना बना सकते हैं, इसका मतलब कि वो हल से परिचित थे, तो वो खेती के लिए भी हल का प्रयोग करते रहे होंगे। अब कैसे करते रहे होंगे ये भी सोचने की विषय है। हो सकता है कि वो लकड़ी के हल का प्रयोग करते रहे हों, हो सकता है कि पत्थर का हल हो सकता है ये लकड़ी का हो, और कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कांसे का भी हो। लेकिन इसमें कांसा लगाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा, उतना मजबूत नहीं रहता। लोहे के साथ तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यह अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है यह पत्थर का रहा हो।
दूसरी चीज, अब हम फिर देखते हैं, जोतने के लिए तो हो गया हल का प्रयोग करते थे, कटाई किससे करते रहे होंगे? हंसिया का, हंसिया, हंसिया या फलक। अब ये फलक कैसे रहे होंगे? हो सकता है कि लकड़ी के मूठ वाले फलक का इस्तेमाल करते रहे हो, जिसमें पत्थर का लगा रहा हो हंसिया, या फिर उसमें धातु का भी हो। और यहां पे ज्यादा संभावना बनती है कि पत्थर के अलावा ये कांसे का प्रयोग करते रहे हों, कांसे का। लेकिन एक सोचने वाली बात और भी थी, क्योंकि कांसे के निर्माण में तांबा प्लस टिन, टिन का प्रयोग, टिन का प्रयोग होता है। कांसे और टिन को, तांबे और टिन को मिला के कांसा बनाया जाता है। अब इसीलिए इसको कांस्य युगीन भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगर इस मैटर में आ गया तो आप इसको भी याद रखें। ये प्रश्न अक्सर पूछा करता है कि कांस्य युगीन सभ्यता किसे कहते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कांसे का पर निर्माण हड़प्पा शासन का, हड़प्पा में हुआ था, हड़प्पा काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हम क्यों कह रहे हैं कि कांसे की संभावना कम है? हम क्यों कह रहे हैं कांसे की संभावना कम है? क्योंकि तांबा तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में था, हम राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में तांबा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन टिन हमारे यहां नहीं था, इसका आयात किया जाता था। जनरली ये अफगानिस्तान और ईरान से आयात करते थे, अफगानिस्तान या ईरान से टिन का आयात करते थे। इसीलिए इसके संदर्भ में अगर देखें, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में, तो तांबे के सबसे अधिक औजार प्राप्त होते हैं धातुओं में, कांसे के कम, क्योंकि टिन हमको आयात करना था बाहर से। अब जब धातु की चर्चा हो ही रही तो आपको एक बात और बता दें, मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग की गई थी वो तांबा ही थी। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु, और वो है तांबा। ठीक, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले मनुष्यों ने किसको पालतू बनाया? कुत्ते को। ये भी अक्सर पूछता है, ये भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आते रहते हैं। हाँ, तो हम लोग हंसिया की चर्चा कर रहे थे। फसल काटने के लिए किन किन चीजों का उपयोग करते रहे होंगे? संभव है कि वो पत्थर के हंसिया का प्रयोग करते रहे हों, संभव है कि कांसे का प्रयोग करते रहे, लेकिन हो सकता है कि मूठ लकड़ी की भी रही हो, इत्यादि संभावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। अब यह हुआ कृषि का। आगे बढ़ते हैं पशुपालन के संदर्भ में। पशुपालन के संदर्भ में ये देखिए वृषभ, ये वृषभ या ऑक्स का चित्र है। हड़प्पावासी वृषभ से परिचित थे, ये हम लोग पिछले क्लास में देखे। अब आप ये देखें, ये धातु के औजार रहे जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इन औजारों का भी प्रयोग किए होंगे। पशुपालन के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
तो इस समय कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए पुराविदों को जो मवेशियों के हैं, मवेशी मतलब कैटल, पालतू जानवर, और जंगली जानवरों के भी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पुराविद ये कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो ढांचा मिला हुआ, जीवाश्म मिला हुआ है, ये मवेशी का है या जंगली जानवर का। सपोज करिए गाय का कोई जीवाश्म मिल गया, तो हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये जंगली गाय का है ये या मवेशी का। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है, इसके ढांचे में अंतर आ जाता है। अगर आप देखें कि किसी भी जंगली जानवर को आप ले आकर के पालतू बना लें, तो ऐसा नहीं होता कि उसी समय इसमें अंतर आ जाता है। 200-400 बरस लग जाता है, हो सकता है 200-400 बरस की पीढ़ियां लग जाएं। वो उनके व्यवहार में भी अंतर आ जाता है और उनके ढांचे में भी अंतर आ जाता है। जंगली जो जानवर रहेंगे उनके दांत थोड़े खतरनाक टाइप के होंगे, शिकार करने के युक्त होंगे, या फिर भागा दौड़ी करने के लिए उनका शारीरिक स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा, ठीक है। जो जंगली गाय रहेगी उसके खुर में अंतर होगा, उनके ढांचे में अंतर होगा, उनके व्यवहार में अंतर होगा। लेकिन जो मवेशी रहेगी, जो पालतू है, उसके भी ढांचे में अंतर रहेगा। वो थोड़ी सी सुस्त होगी, आलसी होगी, इनकी अपेक्षा दांतों में अंतर आ चुका रहेगा। ये वंशानुगत हो जाता है, धीरे धीरे वक्त के साथ इसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके आधार पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये मवेशी रहा होगा और ये जंगली रहा होगा। जैसे सूअर है, सूअर को वो लोग पालते भी थे और जंगली भी इनको सूअर मिलते थे, ठीक है। इन जानवरों का प्रयोग हो सकता है दूध निकालने में भी करते रहे हो गाय का, हो सकता है केवल मांस के लिए करते रहे हो और उसके बाद खेती के लिए करते रहे हो, ये भी संभावनाएं हैं। जब ये मांसाहार के लिए मांस इकट्ठा करते हैं तो एनसीईआरटी के हिसाब से एनसीईआरटी ये कहने की कोशिश करती है कि इसके साक्ष्य मिलते नहीं कि स्वयं शिकार करते थे। हो सकता है कि कोई शिकारी के द्वारा लेते रहे हों। जैसे हम लोग देखते हैं कि मछुआरे मछली मारते हैं तो हम लोग जान के उनसे खरीदते हैं। ऐसे उस समय भी कुछ ऐसी व्यावसायिक श्रेणी रही हो जिससे जाकर के खरीदते रहे हों, ठीक है। आगे अब अगर हम लोग देखें तो पक्षियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। पक्षियों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मछलियों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इनके भोजन सामग्री के बारे में, भोजन सामग्री के लिए ये किन किन प्रक्रियाओं को करते हैं, ठीक है। कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब वहां पे एक हेडिंग मिलती है कि पुरातत्वविद किसी वस्तु को कैसे पहचानते हैं कि ये इस काम में लाया जाता होगा। इसका एक छोटा सा विवरण अर्नेस्ट मैके, ठीक है, ये अपना एक संस्मरण लिखते हैं। संस्मरण में होता है कि जो उनको याद था, अपनी जो किताबों में लिखा हुआ उन्होंने, उसके संदर्भ में बताते हैं कि मोहनजोदड़ो की जब ये खुदाई कर रहे थे तो इन्हें पर्याप्त मात्रा में सिलबट्टे मिले थे। सिलबट्टे मिले थे, ठीक है। या कह सकते हैं अवतल चक्की। ये रही इसकी तस्वीर, ये अवतल चक्की। और ये एक तरफ से ऐसे देखिए, यहां पे ये देखिए, ये इधर की तरफ दबी हुई है और इधर से भी। अब अगर इस पर ये चलाया जाएगा, आगे पीछे किया जाएगा, तो ये हिलेगा। इसका मतलब कि हड़प्पावासी इसको जमीन के अंदर गाड़ देते थे और फिर यह स्थायी रूप ले लेता था। फिर उसके ऊपर अनाज या जो भी उनको कूटना पीसना होता था वो करते रहे होंगे, जिससे कि ये हिले ना। और उस समय बताते हैं अर्नेस्ट मैके कि
यही एकमात्र ऐसी वस्तु थी जो इनके जो कर्मचारी थे, इनके जो रसोईया था, वो कहा था कि हमको दे दीजिए, रसोई में काम आएगा। और चक्की दो तरह की मिली हुई है, दो तरह की चक्की मिली हुई है, ठीक है, दो तरह की। एक में ये अनाज पीसने के लिए करते थे, एक में जड़ी बूटियां पीसने के लिए करते थे, ठीक। अब ये देखा जाए कि कूटने पीसने के लिए अनाज को जब ये पैदा कर लिए, हमने देखा कि अनाज से परिचित है, अनाज की ये खेती करते हैं, फिर बुआई कैसे करते। जब इनके पास अनाज आ गया, इसको भोज्य सामग्री के रूप में फिर चक्की का प्रयोग कर रहे हैं। कूटने पीसने के लिए जो उपकरण होते हैं, जो इनके टूल होते हैं, उपकरण, ये पत्थर के भी हो सकते हैं और धातु के भी हो सकते हैं, ठीक, धातु के भी हो सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि ये जड़ी बूटी पीसने के लिए हो सकता है धातु का प्रयोग करते रहे हो, या छोटे और चक्कियों का प्रयोग करते रहे हो, सिलबट्टे का प्रयोग करते रहे हो, ये भी संभावना है। और जो बड़ा रहा हो अनाज पीसने के लिए, वो इस तरह का रहा हो, थोड़ा सा बड़ा रहा हो, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि ये सबसे अधिक मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है, ठीक। ये रही कृषि के बारे में चर्चा, कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा, निर्वाह के तरीके। आप जब एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिखेंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी में केवल एक स्तर के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में विस्तृत चर्चा दी गई है, मोहनजोदड़ो के बारे में। और इसी के मोहनजोदड़ो और इसी के चर्चा के दौरान लगभग ये कोशिश की गई है कि नगर योजना के बारे में, सड़क के बारे में, नालियों के बारे में, भवनों के बारे में आपको जानकारी दी जाए। अब केंद्र बिंदु में ये रहेगा, लेकिन जब हम इसको चर्चा करेंगे तो आप ये समझें कि पूरे हड़प्पा संस्कृति को हम इसके अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे। आप व्यापक पैमाने पे समझिए और उसको हर जगहों से जोड़ते जाइए, और जहां नहीं ये जुड़ेगा हम बता भी देंगे कि ये साक्ष्य फला जगह से हो रहा है। जैसे हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जितने भी नगर हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। नंबर एक, पश्चिमी टीला, ठीक है, और नंबर दो, पूर्वी टीला, ठीक है। और ये जो पश्चिमी टीला है, इसी को सिटेडल या दुर्ग कहे, दुर्ग। और ये है नगर टीला, ठीक। अब ये जो मैप दिया गया है, इसको अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि ये दुर्ग वाला क्षेत्र है और ये पश्चिम में है। हमने आपको जब आधारभूत तत्व तो समझाए थे तो ये बताए थे कि ये उत्तर रहेगा, ये दक्षिण रहेगा, ये पूरब रहेगा और ये पश्चिम रहेगा। इस मैप को अगर आप ध्यान दें तो आपको दिख रहा होगा कि ये पश्चिम का इलाका है, ये वाला पश्चिम का इलाका है, और ये निचला शहर है या मुख्य नगर है, ये पूरब के साइड में है, ठीक दिखा। इसके बारे में फिर कुछ और चर्चा करते हैं। ये जो पश्चिमी टीला है ये थोड़ा सा ऊंचा रहता था, मतलब नगर की योजना बनाते समय किया क्या जाता था कि मिट्टी से कूट पीट करके या फिर ईंटों का एक बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर नगर स्थापित किया जाता था। जैसे आज भी आप देखते होंगे, पहले नींव का निर्माण किया जाता था, जमीनों से किया जाता है, जमीनों से उसको ऊपर कर दिया जाता है। उसके बाद
ऐसी स्थिति होती है कि उस पर हम घर का निर्माण करते हैं, तो उसी तरह ये इसकी अपेक्षा नगर टीले की अपेक्षा पश्चिमी टीला थोड़ा सा ऊंचाई पे है, ठीक, और ये क्षेत्रफल में भी छोटा है। अनुमान ये लगाया जाता है कि पश्चिमी टीले या दुर्ग टीले पर शासन से संबंधित लोग रहते रहे होंगे। अगर कोई राज्य सत्ता थी तो वो लोग यहां रहते रहे होंगे, या नगर निगम की सत्ता रही होगी तो वो दुर्ग टीले में रहते रहे होंगे। अगर पुरोहितों की सत्ता थी तो पुरोहित लोग रहते रहे होंगे, क्योंकि यहां पे जो मिला है थोड़ा सा उसमें कुलीनता झलकती है इसकी अपेक्षा, ठीक है। और यहां पे आम लोग रहते रहेंगे, साधारण लोग रहते रहेंगे नगर क्षेत्र में। अब देखें होता क्या है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो भी स्थल मिलते हैं, नगर मिलते हैं, वो दो भागों में बटे रहते हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी, एक छोटा एक बड़ा क्षेत्रफल, एक ऊंचाई पे और एक निचाई पे, ठीक है। लेकिन एक अपवाद भी है और वो है धौलावीरा। धौलावीरा और ये 3 भागों में विभाजित है, दुर्ग, मध्य और निचला। धौलावीरा एकमात्र जगह है जो अपवाद है, ठीक है। और होता क्या है कि ये दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से भी घिरे रहते, पूरब वाले को पूरब से, ये अगर नगर क्षेत्र उसको भी एक दीवार से सुरक्षा प्राचीर बना लिया जाता था, ऐसे पश्चिम वाले में इसको सुरक्षा प्राचीर बना लिया जाता था, इससे कि बाहरी आक्रमण से ये बच सके। और वैसे भी ये लोग शांति प्रिय लोग थे, तो संभव नहीं है कि इनको आक्रमणों से कोई डर रहा होगा। शायद ये चोर उचक्कों के लिए ऐसा करते रहेंगे, या फिर जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए, या फिर कोई भी बाढ़ और से बचाने के लिए। लेकिन इसका भी अपवाद है, ऐसा नहीं कि सारे जो नगर मिले हुए हैं या जो स्थल मिले हुए हड़प्पा के, वो दोनों अलग अलग सुरक्षा प्राचीरों से घिरे। लोथल और सुरकोटड़ा गुजरात में जगह जो है, यहां से ऐसा लगता है कि लोथल और सुरकोटड़ा ये दोनों ऐसे स्थल हैं जो इनके पूर्वी और पश्चिमी टीले दोनों एक ही रक्षा प्राचीर में, समझ रहे हैं? ये एक अपवाद में है और इसको याद रखिएगा। ये दोनों एक ही रक्षा प्राचीर में। ये हो गया नगर की योजना। और नगर जो, अब अगर हम नगर के अंदर की तरफ चलते हैं, नगर के अंदर की तरफ चलते हैं, तो अभी हम लोग स्थलों के बारे में चर्चा किए, अब नगर योजना के बारे में। और अपने समकालीन संस्कृतियों में हड़प्पा संस्कृति एक मात्र ऐसी संस्कृति थी जो योजना बना करके नगरों को स्थापित की थी। इसकी 2 मुख्य विशेषता है जो अन्यत्र थोड़ी कम मिलती है, वो है नगर योजना, ये तो लगभग मिल जाती है। दजला फरात में स्थापित मेसोपोटामिया और नील नदी की गोद में पड़ा हुआ मिस्र की सभ्यता। और लेकिन जो जल निकास प्रणाली है, ये जल निकास प्रणाली, ये हड़प्पा संस्कृति की एक अद्वितीय प्रणाली है जो कहीं नहीं मिलती, इतनी बेहतरीन प्रणाली। हम लोग नगर योजना पे चर्चा करते हैं, हम उनसे कैसे अलग थे। नंबर 1 की हड़प्पा वासी घर बनाते समय पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का मतलब पहले कच्ची ईंटों को ये बना लेते थे, फिर इसको आग में पकाते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे।
इसके समकालीन जितने भी स्थल मिले हुए हैं सभ्यताओं वाले, चाहे वो मिस्र के हों चाहे मेसोपोटामिया के, वहां पे पकी ईंटों का साक्ष्य नहीं मिलता, वहां पे कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिलता है। और यह भी वहां नहीं मिलता है। जल निकास प्रणाली, स्वच्छता के प्रति जितनी जागरूकता हड़प्पा वासियों की थी, उतना तो अभी भी कई कई आधुनिक स्थलों पर हम अपने ही देश में देखें तो नहीं दिखाई देती है। अब सोचे कितनी मानसिक रूप से वो लोग विकसित थे, जिसको वो धरातल पर भी उतारे। अब ये ईंटों की संरचना हम देखते हैं। ईंटें मुख्य रूप में इनके आयताकार होते थे, आयताकार, आयताकार, आयत के आकार का, ठीक है। आयताकार मतलब घन के, घनाभ के आकार के, ऐसे इस तरह की इनकी ईंटें रहती हों, इस तरह की इनकी ईंटें रहती हों। आप लोग जैसे देखते नहीं घनाकार, आज भी तो वैसे ही है। और इनकी ईंटों का जो आकार सामान्य आकार था 4:2:1, अर्थात लंबाई 4 गुना, लंबाई 4, ऊंचाई 2 और ये वाला 1। समझ में आ रही बात? इस तरह से इनके सामान्य अनुपात ईंटों के थे। कहीं कहीं पे यल आकार के भी ईंटें मिलते हैं, अंग्रेजी की अर्थात रोमन अक्षर के यल आकार के भी ईंटें मिलती हैं। अब इनका प्रयोग कहां करते थे? इनका प्रयोग वहां करते थे जब ये फर्श बनाते थे और फर्श के बाद दीवारों का निर्माण करते थे, तो इन दोनों के बीच में यल आकार का ईंट लगाते थे ऐसे। अब सोचिए कितनी अच्छी तकनीकी थी। आज भी हम लोग देखते हैं फर्श बनाते समय यहीं तक फर्श बिछा देते, कूट पीस करके यहीं बराबर मसाला डाल देते हैं। वो लोग यल आकार का ईंट बना देते थे कि यहां पे पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाए, ठीक। अब जब ये ईंटों का प्रयोग करते थे तो इसको एक दूसरे से जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग करते रहे होंगे, गारे का प्रयोग, कहीं कहीं जिप्सम का भी ये प्रयोग किए हैं। जिप्सम का प्रयोग ज्यादा मिलता है, जिप्सम का प्रयोग, इन्हीं दो चीजों का प्रयोग करते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या अन्यत्र हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के जो भी स्थल प्राप्त हुए वहां से मिला है। लेकिन कालीबंगा एक ऐसा जगह है जहां पर योजनाएं तो पूरी तरह से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह है, लेकिन वहां के जो घर बने हैं कालीबंगा के, वो कच्ची ईंटों के हैं। हाँ, फर्श उनके पक्के ईंटों के बने हुए हैं, फर्श उनके पक्की ईंटों के बने हुए हैं, उनकी जुड़ाई फर्स्ट क्लास जिप्सम से की गई है, लेकिन घर वो कच्ची ईंटों के बनाए हैं। तो ये रहा इनके ईंटों का आकार प्रकार। अब हम देखते हैं कि घर की प्लानिंग, नगर की प्लानिंग कैसे करते। तो करते क्या थे कि सड़क बनाते थे और सड़कों के किनारे ये घरों को बनाते थे, सड़क के किनारे, और फिर संपर्क मार्ग भी रखते थे। इनकी जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और एक मुख्य सड़क हुआ करती थी, उससे जो संपर्क मार्ग जहां जाती थी इस जगह को ऑक्सफोर्ड कहते थे, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड कहते थे, जहां ये जुड़ती थी। जैसे हम लोग आजकल चौराहा कहते हैं, वैसे इसको ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों के द्वारा कहा गया है, जहां पे मुख्य सड़क से संपर्क मार्ग जुड़ती थी। और कहीं कहीं मिलता है कि 10 मीटर तक जो इनका मुख्य मार्ग है वो 10 मीटर तक मिलता है, और उसको महाजनपद, जनपथ, जनपद नहीं जनपथ, जनपथ, ये जनपथ कहा गया है। 10 मीटर जो इनका मुख्य मिला है। ये भी जान लें कि सबसे प्राचीन स्थल जो खुदाई में मिला, मतलब हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो पहला स्थल है वो हड़प्पा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो मोहनजोदड़ो ही है। आप मोहनजोदड़ो को पढ़ें, 90% आपने हड़प्पा संस्कृति को पढ़ लिया, लगभग चीजें, लगभग विशेषताएं वहां मिल जाती हैं। ये चीजें हुई। इसके माध्यम से अगर हम देखें तो नगर जो इनका बसा हुआ है
वो जाल की तरह व्यवस्थित है, मतलब ग्रिड ग्रिड पद्धति पर है। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या होती है? ऐसे शतरंज की तरह सड़कें हैं, एक दूसरे को समकोण के काट रही हैं, जहां जगह है वहां पे इनके घर बनाए गए। ठीक, इन जगहों को देखने के बाद अब हम चलते हैं ये देखने के लिए कि मोहनजोदड़ो में जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। हमने नगर के बारे में पढ़ा, नगर योजना के बारे में, हमने ईंटों के बारे में पढ़ा, हमने सड़क के बारे में पढ़ा। अब जल निकासी के बारे में देखते हैं। जल निकासी के बारे में मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो साफ सफाई को लेकर के बहुत जागरूक थे। हर घर में कुएं होते थे, नहाने की व्यवस्था होती थी, स्नानागार होता था, और उनके घरों से नाली निकलती थी जिसको कहीं कहीं मोरी कहा जाता है। और वो सड़कों के किनारे जो मेन नाली होती थी उसमें जाके मिल जाती थी। अगर ये सड़क है, आज भी वही स्थिति रहती है, ये किनारे किनारे नालियां बनी रहती थी सड़कों की, और यहीं पर ऐसे मेन होल भी बना रहता था जिसको पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था। इसको हटा करके सफाई भी करते थे। अब देखें ये तस्वीर, यह एक नाली की है, कितनी बड़ी है मेन नाली, जिसमें से पूरा आदमी दिख रहा, पूरा का पूरा आदमी दिख रहा है, और ये एक नाली ही है। और इस नाली का प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार, ये मोहनजोदड़ो का है, इतना बड़ा था। तो हर घर से नालियां निकलती थी, नालियां पत्थरों से या बड़े बड़े आकार के ईंटों से ढकी रहती थी, और उनमें जगह जगह बड़े बड़े मेन होल बनाए जाते थे, उसको भी पत्थर से ढका रहता था, उसको हटा करके साफ सफाई की जाती थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और एक अक्सर चर्चा आती है द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार काफी लंबा चौड़ा, 11.88 मीटर इसकी लंबाई, 7.01 मीटर, 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई, और 2.43 मीटर, 2.43 मीटर इसकी गहराई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई। ठीक, इस स्नानागार, मान लीजिए यह स्नानागार है, इसके उत्तर और दक्षिण के दिशा में सीढ़ियां बनी हुई थी चढ़ने और उतरने के लिए। ठीक, सीढ़ियां बनी हुई थी, और इसी के बगल में कुछ ऐसे जगह थे जहां पे वस्त्र बदलने की व्यवस्था थी। माना जाता है कि उसी के कुछ ही दूरी पे एक कमरे में कुआं भी मिला है जहां से पानी की व्यवस्था इसमें की जाती थी, और इसके अंदर से पानी की निकासी की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी नीचे ही, और इसकी जड़ाई, इसका जो फर्श था वो पूरी तरह से जिप्सम से बना हुआ था।
की चिनाई की गई थी उसमें, और इसके अंदर एक कुंड भी बना था, खुद भी पानी का स्रोत जहां पानी रुके। ठीक है, इसकी संरचना से जॉन मार्शल इतने प्रभावित हुए थे कि इसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं। याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न में आता है कि जॉन मार्शल ने किसको या किस संरचना को तत्कालीन जगत का आश्चर्यजनक निर्माण कहा हुआ है। वो विशाल स्नानागार को ही कहते हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं। अन्नागार। अन्नागार ये भी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, अन्नागार। और एक प्रश्न इसके तहत ये आप तैयार कर लें कि अगर पूछा जाता हो कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत ईंटों की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, तो विशाल स्नानागार को मत मारिएगा, अन्नागार है वो। अन्नागार विशाल ईंटों की सबसे बड़ी संरचना है, जो 45 गुणे 15 मीटर की लगभग है। जैसे आपने उसमें देखा वैसे इसमें 45.71 मीटर गुणे 15 गुणे 23 मीटर, 15.23 मीटर, ये इसका अन्नागार था। ये हम लोगों ने देखा। सड़कों की चर्चा हो गई, नालियों की चर्चा हो गई, ईंटों की चर्चा हो गई। हम लोगों ने इसी के माध्यम से मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। मोहनजोदड़ो से कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी, जब हम लोग धातु प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। कभी कभी तो इसकी ऊंचाई भी पूछ लेता, कितने सेंटीमीटर की थी, 11.8 सेंटीमीटर के लगभग थी। अभी आंकड़े याद नहीं है, लगभग इतना ही था, 11.25 या 11.8 लगभग। तो आज हम लोगों ने मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन, नगर की प्लानिंग, सिटी प्लानिंग और जल निकास प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद के जो हेडिंग्स हैं, जो चर्चाएं हैं, वो हम अगले क्लास में करते हैं। संभव है कि आपको मोहनजोदड़ो के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई होगी, क्योंकि हम अपनी तरफ से भी कुछ बातें आपको बताए। किताबों में बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में उपलब्ध नहीं हो पाई। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। और एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, और इससे क्या होगा, हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और भी अच्छे वीडियो बनाएं। तो इस संस्था के लिए भी एक प्रोत्साहन का विषय होगा। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।